अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। तकरीबन एक हफ़्ता पहले सदर ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया था, जिसका पाकिस्तान रुकन बन गया। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, 19 ममालिक इसमें शामिल हुए। रशिया जैसे मुल्क ने कहा कि हम $1 अरब अदा करने को तैयार हैं, क्योंकि हम भी बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना चाहते हैं। मगर मामला यह है कि बोर्ड ऑफ पीस के जो अक़ारज़ मक़ासिद हैं, उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं। एक तरफ बोर्ड ऑफ पीस में शामिल ममालिक गज़ा में क्या किरदार अदा करेंगे? क्या वो हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए ज़मीन पर कार्रवाइयाँ करेंगे, या इनका काम कुछ और होगा, और पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार होगा? दूसरी तरफ ईरान के साथ जो इस वक्त अमेरिका के मामलात हैं, ईरान पर अमेरिका किसी वक्त भी हमला कर सकता है। इसकी मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं। न सिर्फ धमकियाँ दी जा रही हैं, बल्कि उनका बहरी बेड़ा और दीगर साजो सामान हमारे समंदरों में पहुँचना शुरू हो चुका है। तो तवक्को यह है कि किसी वक्त भी कोई जारियत हो सकती है। ईरान भी वाज़े तौर पर कह रहा है कि किसी किस्म की कोई जारियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। न सिर्फ अमरीकी बहरी बेड़े पर हमला किया जाएगा, बल्कि उसके जितने भी इस इलाके के अंदर मफादात मौजूद हैं, उन सबको निशाना बनाया जाएगा। तो ये सूरत हाल कहाँ जाएगी, और ऐसे में पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? सवाल ये पैदा हो गया है कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पाकिस्तान की ख्वाहिश है, पाकिस्तान की खुशी है, या पाकिस्तान की मजबूरी है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे बड़ी मुतज़ाद सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है को लेकर। एक तरफ हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो स्काई रॉकेट बनी हुई है। 1,91,000 का जो नफसियाती हदफ है वो उसने अबूर कर लिया है। दूसरी तरफ शरह सूद जो है वो स्टैगनेंट है, वो भी नीचे नहीं आई है। हमारी जो टैक्स रेट है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद स्टेट बैंक ये कह रहा है कि जो हमारी ग्रोथ थी, जो हम तवक्को कर रहे थे 1.8 के करीब, वो 4.75 तक जा सकती है इस साल। तो ये कैसे होगा? क्योंकि गरीब की थाली तो खाली है, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं इंटरनेशनल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। आप सीनियर से दिफाई तजज़ियाकार, बेहतरीन तजज़िया आप करते हैं, आप सब वाकई में। ब्रिगेडियर साहब से सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और मोहतरमा डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, ज़बरदस्त किस्म की तजज़ियात आप इनकी भी सुनते हैं, इनकी राय को जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपका भी। डॉक्टर साहबा, ये जो हम हिस्सा बने हैं बोर्ड ऑफ पीस का, मुसलसल एक सवाल हो रहा है कि कहीं ना कहीं जाकर हमसे कोई ऐसा सवाल ज़रूर होगा जो हमारे बस में नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना इस वक्त पाकिस्तान की मजबूरी है, या पाकिस्तान की ज़रूरत है, या पाकिस्तान की ख्वाहिश है? बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, और उससे पहले फिर ज़रूरी हो जाता है कि बोर्ड ऑफ पीस है क्या। तो बोर्ड ऑफ पीस को हमने बहुत बड़ा हवा बना लिया है। बोर्ड ऑफ पीस इज एन ऑर्गेनाइजेशन और काइंड ऑफ एन एनजीओ, जो ट्रंप का अपना पर्सनल वेंचर है, जो उन्होंने दुनिया में पीस लाने के लिए बनाया है। जो बाइडन ने भी लीग ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से इस तरह की एक चीज शुरू की थी, जो फिर टाइम के साथ विदर आउट हो गई। और टोनी ब्लेयर का इंस्टीट्यूशन है, क्लिंटन फाउंडेशन है, सोरस फाउंडेशन है, विड्रो विल्सन है। तो ये सारे जो बड़े लोग हैं, ये जब रिटायरमेंट के करीब जाते हैं तो लाइफ टाइम चेयरमैनशिप और इस तरह के, हम तो इन्हें एनजीओज ही कहा करते थे, हम इन्हें थिंक टैंक्स कहा करते थे। ट्रंप ने कहा है कि नहीं, ये कोई बहुत ही ग्रैंड सी चीज है। और उसका जो अगर वेबसाइट पे जाएं तो उसका जो लोगो है वो यूनाइटेड नेशन जैसा ही है, बस उसके गोल्डन विंग्स हैं। तो उसमें हमारा ये डिप्लोमेटिक मूव है, क्योंकि मेरी पर्सनल जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने इसमें शमूलियत की कोई फीस वगैरह अदा नहीं की। तो हमें कहा गया है कि आप इसमें शामिल हो जाएं। तो यकीनन जो लोग पावर कॉरिडोर में बैठे होते हैं, वो खास तौर पे हमारे ये जो साउथ एशिया के ममालिक हैं, या ग्लोबल साउथ इन जनरल, हमें पता है हमने कैसे नेविगेट करना है। तो इस बोर्ड ऑफ पीस में और ट्रंप का इसका लाइफ टाइम चेयरमैन होने में और इसके अंदर शमूलियत में ये इशू नहीं है। इशू मेरे ख्याल में ये है कि इसको टूटी हुई कमर जो है गजा की, उस पर बनाया गया है और यूनाइटेड नेशन के अगेंस्ट बनाया है। अभी आप अपने प्रियम्बल में पुतिन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने अजराए तफन्नन कहा है कि मैं जरूर इसमें शामिल होने के लिए तैयार हूं, लेकिन $1 बिलियन जो आप मेरे से मांग रहे हैं, वो आप मेरे फ्रोजन एसेट्स में से ले लें जो आपके पास हैं, तो मुझे इसमें शामिल कर लें। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि चाइना और रशिया यूनाइटेड नेशंस का बहुत जिक्र करते हैं, और चाइना अपने जो उनका विजन है फ्यूचर का, उसके अंदर यूनाइटेड नेशन का बहुत उनका
दखल है, और वो कहते हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर को हम नहीं मानते, हम इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं और यूनाइटेड नेशन के चार्टर को मानते हैं। ठीक। तो ये एक बड़ी, ये हाथियों की एक बड़ी अजीब सी गेम है। इसमें हमारे लिए सोचने की बात यह है कि इसके अंदर एक चैप्टर है गजा का, और कल को कोई सोमालिया, सूडान का भी हो सकता है। जहां जहां अमन की जरूरत होगी तो ट्रंप जो है वो अमन फैलाएंगे। तो उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसकी एक मेंबरशिप है। मैं और आप तो शायद, ब्रिगेडियर साहब, हम तो $1 बिलियन देकर ये मेंबरशिप नहीं ले सकते। जो दे सकते होंगे वो इस एलीट क्लब का हिस्सा बन जाएंगे। तो हमारी डिप्लोमेसी में जो मैं स्निफ कर रही हूँ वो ये है कि हम कल को, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे मरासिम हैं, और हम अंकल ट्रंप से ये कह सकते हैं कि जैसे आपने हमें इशारा किया, हमने स्टेज पे आपके साथ दस्तखत किए, हम उस बोर्ड में जिसके अंदर और लोगों को भी हमने कहा, अजरबैजान, तुर्की, हम सब ने मिलकर कहा कि जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी फोक विजडम में भी, हमारी देसी विजडम में इन चीजों की कोई इतनी अहमियत भी नहीं होती। तो आप इसमें कश्मीर चैप्टर भी ऐड कर लें। अब सवाल ये होगा कि कश्मीर का मसला भी जाहिर है बहुत गंभीर है, ऐसा कजिया है जो आसानी से हल होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये एक ऐसी चीज होगी कि आप हिस्ट्री में जो है इसके, आप फिर इसका फॉल आउट आप देखेंगे कि वहां पे एक सेक्शन जो है उस वेबसाइट पे कश्मीर के अंदर भी अमन का हो जाएगा। लेकिन जहां तक गजा है तो उसको हम लाइटर नोट पे नहीं कह सकते हैं। गजा का जो है वो इस पे जिक्र हो रहा है जी, गजा का जो प्लान है और जो जितना उसको मैं स्टडी कर रही हूँ उसमें इसी बोर्ड के अंडर जो है उसको बनाया गया है और कहा गया है कि जी ये हमारा पहला अमन का मंसूबा होगा, और हम इस पे अमल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशन नाकाम हो गया। तो जब ये वाइट सुपरमिस्ट और वेस्टर्न आपसे ये कहते हैं, मैं और आप ये बात करें, हमारे साथ तो यूनाइटेड नेशन ने कुछ भला नहीं किया, हम ये बात करते हुए अच्छे भी लगते हैं। मैं एक और प्रोग्राम में कह रही थी कि मुझे लगता है कि अब वेस्टर्न्स ने मेरे टॉकिंग पॉइंट भी ले लिए हैं, मेरे पास बात ही कोई करने के लिए नहीं है। जो हम बात करते थे वही बातें ये खुद करना शुरू हो गए। तो अब ये कहते हैं यूनाइटेड नेशन डिफॉल्ट है। तो हम तो यही कहते हैं यूनाइटेड नेशन को तुम लोगों ने इतना रुथलेसली इस्तेमाल किया अपनी मर्जी के लिए, इस दुनिया के अंदर अपनी हेजमनी कायम करने के लिए। अब उससे ज्यादा उस बेचारी को क्या इस्तेमाल करना है, तो वो यूनाइटेड नेशन जो है उनको पसंद नहीं है। और फिर ट्रंप की जो पर्सनल लोथ है टुवर्ड वेस्टर्न्स और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन से उनको बड़ी नफरत है, उसको वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो गजा के अंदर जो उन्होंने वहां पे स्ट्रक्चर बनाया है एक, जिसमें गजा को वो नया गजा बना रहे हैं, तो वो बहुत एक खौफनाक सी हकीकत है। और पाकिस्तान की बड़ी स्टेटेड उसके मामले में पोजीशन है कि हम गजा के अंदर हमास को फोर्सफुली जो है वो डिसार्म भी नहीं करने जा रहे, और हम किसी ऐसी चीज की पार्टी नहीं है जिसके अंदर फलस्तीन की रियासत का कयाम नहीं है। तो ब्रिगेडियर साहब की टेक लेने के बाद अगर टाइम हुआ तो मैं आपको मैं आता हूँ आपके पास। बिल्कुल, ये ब्रिगेडियर साहब, जब हमारी अफवाज गजा में कर रही होंगी अपना काम, तो गजा होने का, गजा से बाहर निकलने का, परिंदा भी अंदर जाएगा तो उसको एक फेशियल रिकग्निशन से गुजरना है, पूरा एक इसराइली सिस्टम है जो उसको मॉनिटर कर रहा होगा। तो एक तरह से हम इसराइल के सर्विलेंस के अंदर वहाँ पे काम कर रहे होंगे। इसराइल को जो चीज़ पसंद नहीं आएगी वो नहीं होगी, जो उसको पसंद आएगी वो चीज़ हो रही होगी। एक तो सूरत हाल ये। तो ये बताइए कि सिक्योरिटी के हवाले से, किसी ऑपरेशन के हवाले से, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कितना मुमकिन होगा कि वो इसराइली अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहा हो? देखिए, एक तो पहले जो शुरू की बात थी ना, देखिए प्रॉब्लम ये है, वी मस्ट अंडरस्टैंड, पाकिस्तान अगर इस बोर्ड में ना जाता तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या फायदा, पाकिस्तान को क्या फायदा। यू आर ऑलरेडी इन एक बोर्ड स्टैचर में आए हुए हैं, आपकी रिस्पेक्ट है और आपको इनविटेशन आ रहा है। आप मुझे बताएं, जो 8-9 ममालिक इस्लामिक ममालिक हैं, अगर ये नहीं जाते बोर्ड में, दे वुड हैव रिफ्यूज्ड, तो आप बताएं कि ये पैलेस्टाइन को कौन रिप्रेजेंट करता, इनकी आवाज कौन बुलंद करता, इनके हुकूक की कौन बात करता, इनके आगे खुदाराजियत की कौन बात करता। नोबडी वुड हैव बीन टॉक्ड अबाउट देम। तो ये तो बेचारे बिल्कुल ही बुरे हाल में रह जाते। तो इसलिए ये इस्लामिक ममालिक, उसमें स्ट्रॉन्ग ममालिक हैं, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, तुर्की है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, अजरबैजान है, ये यूएई, ये कतर है। बात ये कि ये होंगे तो कम से कम पैलेस्टाइन के इंटरेस्ट को केटर करेंगे, ठीक है, उनके लिए आवाज उठाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात होती है वे फील कि नहीं जी इनकी आवाज बिल्कुल सुनी नहीं जा रही, दे ऑल द टाइम दे राइट, दे कैन विथड्रॉ। ये तो नहीं कि पकड़ के आप रस्सी में बांध के बिठाए रखेगा। सर ये इसलिए पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान की माशी हालत बहुत अच्छी नहीं है।
पाकिस्तान जो है वो IMF की फ्यूल पर चल रहा है, वो फ्यूल बंद हो जाए तो पाकिस्तान के लिए और मुश्किलात पैदा हो जाएं। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी फ्रेजाइल है, तो इन सब को देखते हुए अमेरिका का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अंकल ट्रंप जो है वो जितने अरसे भी हैं, हमें उनका साथ देना होगा, वरना हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। नहीं, वो देना भी होगा। इस वक्त तो पाकिस्तान को वैसे ही वो बड़ा लाइक कर रहे हैं, हमारे फील्ड मार्शल की इतनी तारीफ कर रहे हैं। और अभी भी जब डेवोस में थे तो दूर से फील्ड मार्शल को देखे थम्स अप के यू आर देयर, आई लाइक यू, मैनी टाइम ही सेड। तो ये इंडिया को तो इस वक्त साइड पे करने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। देखिए इंडिया को कहां पर इंडिया है, इंडिया इज नॉट विजिबल, इंडिया इज टोटल आइसोलेटेड। पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर भी बन गया, पाकिस्तान मिडिल पावर्स का भी एक लीडर बन गया। मिडिल ईस्ट को देख लें, सेंट्रल एशिया को देख लें, अपने रीजन में देख लें, एवरीवेयर पाकिस्तान फील्ड मार्शल का नाम लिया जा रहा है। और हमने ये प्रूव किया दुनिया के भी है द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर न्यूक्लियर स्टेट, इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है, विद बैटल हार्ड प्रोफेशनल आर्मी है हमारी। और हमने ये प्रूव किया अमेरिका के अंदर। तो इसको हमने कैश करना है, इसको हमने अब इसको डीरेल नहीं करना। और सेकंड ये कि पैलेस्टीन के देखे ना कौन आजादी करेगा, हमने हमारा स्टांस पैलेस्टीन के ऊपर बड़ा क्लियर है शुरू से, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वक्त से। 2 स्टेट नेशंस नंबर 1 जी, 1967 के इलाके वापस होने चाहिए। नंबर 3 अल-कुद्स शरीफ शुड बी कैपिटल। इसके हमने हर जगह पर खुल के बताया। इवन वहां पर पैलेस्टीन अथॉरिटी के जो प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा, उन्होंने रो के प्राइम मिनिस्टर का कई दफा शुक्रिया अदा किया कि आई एम रियली थैंकफुल जिस तरीके से आपने हर फोरम में हमें सपोर्ट किया। और ये कोई मिंचिंग वर्ड नहीं था, इट वाज वेरी क्लियर, चाहे फील्ड मार्शल हो या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान डायरेक्टिंग को उसके बाद की। उसके बाद इसी तरीके से आप जी मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि ये पीस ऑफ बोर्ड जो भी काम कर रहा है, ये तो सिर्फ रिलीफ के लिए, वहाँ रिहेबिलिटेशन के लिए, उसको दोबारा बनाने के लिए काम कर रहा है। ये जो हमारा मौक़िफ़ है कि 1967 की सरहदों पर वापस चले जाएं, यरूशलेम को जो है वो दारुल खिलाफा बनाएं, 2 स्टेट सोल्यूशन हो, इसकी तो कोई बात ही यहाँ पर नहीं हो रही है। देखिए उसमें 20 पॉइंट में कहीं ना कहीं जिक्र इसका है, वो अब डिक्लेयर नहीं किया, किसी चीज पे तो आएगा ना। आप मुझे बताइए कि जब पैलेस्टीन अथॉरिटी बन जाती है, हालात नॉर्मलाइज होते हैं, रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन स्टार्ट हो जाती है, हेल्थ केयर बन जाती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं, ह्यूमैनिटी सिस्टम ठीक हो जाते हैं, सब चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। क्वेश्चन विल कम, सऊदी अरब का स्टांस भी यही है, तुर्की का भी यही है, पाकिस्तान का भी यही है। देन दे विल हैव सम, कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा जी। जब आप गजा को आप कहते हैं हमने हमास को डिस्टर्ब करने, किस कॉन्टेस्ट में करेंगे? दैट इज अ टाइम जब पूरा इनखला गजा से हो जाएगा इजरायलीज का, पैलेस्टीन अथॉरिटी टोटल अपना कंट्रोल कर लेगी, रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, एंड दैट इज अ टाइम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि हमने ये करना है। ये जॉइंट ट्रस्ट अभी तो डिसाइड नहीं होगा किसने वहां पर जाना है, किसने नहीं जाना। पाकिस्तान विल नेवर बिकम पार्ट ऑफ कि हम इसको डिसआर्म करना शुरू कर दें, ये हमारी हम चार्टर्ड में नहीं होगा। तो हमें अपनी पॉलिसी बड़ी क्लियर है, लेकिन इस वक्त इंडिया वुड लव कि हम वहां इसका हिस्सा ना बने, एंड वी कम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रम्प। हमें इस वक्त जो पोजीशन है इसको कैश करना है। बेस्ट आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी ये है कि यू परसू योर ऑब्जेक्टिव और यू एग्री सर्टन थिंग्स, बट वाइल परसुइंग योर ओन ऑब्जेक्टिव, कि उनमें कॉम्प्रोमाइज आपने नहीं करना। दैट इज व्हाट इज आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी, कि हमने अपने एम ऑब्जेक्टिव को लेके आगे चलने, इसके अलावा इसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। ठीक है सर, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। तो डॉक्टर साहब, फिर ये इंडिया कुछ दिनों पहले तक अमेरिका का लाडला था, हम आइसोलेशन में थे, तो ये परसेप्शन चेंज करना तो डोनाल्ड ट्रंप का काम था, उन्होंने कर दिया, चंद हफ्तों में उन्होंने चेंज कर दिया। तो पाकिस्तान के साथ भी वो मजबूत बुनियादें भी तो तलाश करनी है हमें, जिस पर हम ये कहें कि हमारा जो कुछ भी है वो बहुत हकीकी है। एक ब्रेक के बाद आपसे पूछता हूँ। वेलकम बैक। बड़ी सही बात है कि बोर्ड ऑफ पीस में हम कश्मीर के मामले को लेकर जाएं, ये हमारी बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो हमें वहाँ पे काम करना है, गज़ा को हम एक पीस ऑफ दुबई बनाकर इसराइल के कंट्रोल में देकर वहाँ से बाहर निकलने की एक प्रोग्राम पर जा रहे हैं। इस वक्त जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो हमें यही बता रहे हैं। इसी दौरान अगर ईरान पर हमला हो जाता है तो फिर पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, और पाकिस्तान क्या डोनाल्ड ट्रंप को कहीं इनकार करेगा तो पाकिस्तान की मईशत और दीगर मामला जो हैं इस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम कितने मजबूत हैं अपने 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 अंदर के, हमें जो इज़्ज़त दी जा रही है वाकई वो होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहिबा,
हम बेसिकली हम कितने मजबूत हैं, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है बड़ी अच्छी बात है, हमें पजीराई मिल रही है। देखिए, एक तो ये कि हम मजबूत हैं, इस बात का सबूत ये है कि हमें इस बात की रियलाइजेशन है, तारीफ है वो बहुत ट्रांजैक्शनल है। और हमें इस बात की बहुत क्लियर रियलाइजेशन है कि हमने इस तारीफ पर कुछ फ्यूचर की चीजें प्लान नहीं करनी है। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अलग है, हमारी अपने बायलैटरल रिलेशन अलग हैं, सेंट्रल एशिया से लेकर मीना रीजन तक, गल्फ में हमारे, तो वो हम अगर उनको आप देखें तो वो वैसे ही चल रहे हैं। आप रिटोरिक को साइड पे रख के अगर एक्शंस को देखें तो हम अपनी जगह पे मजबूत हैं, हमारे पास डिटरेंस की ताकत है। हमारी कमी है जरूर हमारी अपनी इकोनॉमी, और इकोनॉमी फिर आप देखें, अगर आप पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इंस्टीट्यूशंस के चुंगल में हैं, तो उनसे तो बेचारा यूरोप जो है वो इस वक्त चुहावाज की तरह बैठा हुआ है, वो अमेरिका के सामने नहीं बोल पा रहा, तो वो हमारी एक कमी जरूर है। लेकिन हमारी इस रीजन के अंदर जो डिटरेंस है और हमारी जो पोजीशनिंग है वो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और सबसे बड़ी ये कि रियलाइजेशन कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि मुझे और आपको भी अगर किसी एलीट क्लब की फ्री मेंबरशिप मिले, हम बहुत ज्यादा अगर एंटी सोशल ना हो तो हम जरूर उसको ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ मीडिया पे हो ये रहा है कि उस मेंबरशिप को कंफ्यूज किया जा रहा है गजा के पीस प्लान के साथ, जो 20 पॉइंट एजेंडा था। ये उसका एक उसका क्लॉज जरूर है, ये उस वेंचर का एक सब वेंचर जरूर है, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत कैटेगोरिकली उन 20 पॉइंट्स को पढ़ के उनके अंदर बता दिया था कि ये कोई मुसलमान मुल्क जो है डोमेस्टिकली अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मोनार्कीज तो तस्वर भी नहीं कर सकती गल्फ की कि वो आपके इन पॉइंट्स को मानेंगी। तो इसमें ये अमेंडमेंट की जरूरत है, और वो अमेंडमेंट करवा के आए थे। अब अगर पाकिस्तान को उसमें कितना शामिल किया जाता है हमें नहीं पता, स्टेट लेवल पे हमें नहीं पता कि हम कल ही तैयार हैं गजा में जाने के लिए। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, गजा के अंदर जो गजा को 2 हिस्सों में बांटकर जो नक्शे बाहर आ रहे हैं उसमें यह है कि एक पोर्शन जो है उसके अंदर अमाराती कॉरिडोर बनाया गया है। मुझे इस नाम की निस्बत समझ में नहीं आ रही। यूएई ने इन्वेस्टमेंट की है ना मैडम वहां पर, तो वो जो कंट्रोल इलाका है इसराइल का। मेरे पास 100% इंफॉर्मेशन नहीं होगी, मैं नहीं कह सकती, लेकिन यूएई की फंडिंग का मुझे नहीं पता। लेकिन अमाराती कॉरिडोर के अंदर कहा गया है जी कि मल्टीप्लेक्स बनेंगे, और वो बिल्डिंग्स में ऐसे जो कि फंडामेंटली डी रेडिकलाइज फलस्तीनी है उनको वहां पे रखा जाएगा, और डिजिटल करेंसी के साथ, जो आप पहले बता रहे थे कि सारा जो है बायोमेट्रिक्स के साथ, और वहां पे उनका सिलेबस भी वही उनको दिया जाएगा जो अमारात में है, और इससे फिर वो एक सिविलाइज्ड अच्छी नेशन बनेंगे। और साथ में एक बड़ी सी दरमियान में खंदक खोदी गई है। कल मैं किसी का प्रोग्राम देख रही थी जिसके अंदर गजा को 2 हिस्सों में बांटकर किया ये जाएगा कि दूसरे हिस्से में जो डी रेडिकलाइज फंडामेंटली नहीं हुए उनको रख दिया जाएगा, और जेनोसाइड को जस्टिफाई किया जाएगा इन द फ्यूचर के देखें जी, जो रहना चाहते हैं, जो इंसान के बच्चे हैं, उनको तो हमने यहाँ पे पक्के घरों में रख दिया है, जो इंसान ही नहीं है हम उनका क्या कर सकते हैं, ये हम जेनोसाइड। तो आप समझ रहे हैं ना ये चीज चल कहां रही। पाकिस्तान इनमें से किसी चीज की पार्टी नहीं है। इसके अंदर सिलिकॉन वैली के टेक जायंट हैं, इसमें न्यूयॉर्क के और वॉशिंगटन के प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो पाकिस्तान ने तो कहा है मैं तो अपना एक फौजी नहीं भेजूंगा जब तक यूनाइटेड नेशन का चार्टर नहीं होगा। सोल्जर को नहीं, सोल्जर का कोई जाती दोस्त और दुश्मन नहीं होता, उसको फ्रेंड एंड फो बताना पड़ता है, उसको मैंडेट देना पड़ता है। जरा टाइम कम है शाजिद साहिबा, मैं ब्रिगेडियर साहब ये तो एक फलस्तीन का मसला है जिसमें हमें सामने आनी है गजा के मामले पर। ये ईरान वाला जो मामला है, अगर ईरान पर हमला हो जाता है, जैसा कि बहरी बेड़ा भेज दिया गया है और ईरान भी तैयार बैठा हुआ है, तो फिर पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का भी हिस्सा है, अमेरिका का उसके साथ कहां तक देना होगा, क्या होगा फिर? देखिए, पाकिस्तान का ईरान के बारे में स्टांस इज वेरी वेरी क्लियर। और कभी लास्ट टाइम जो ईरान में हमला हुआ था, पाकिस्तान वाज वेरी वोकल, डिप्लोमेटिक, मॉरल, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पाकिस्तान स्टूड विद ईरान, एंड लाइकवाइज अभी भी है। इट इज हमारे इंटरेस्ट भी है। देखिए, अगर हम इसको सपोर्ट करते हैं, इट्स नॉट गुड फॉर अस। अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता इजराइल और अमेरिकन इन्फ्लुएंस यहाँ पर आ जाता है, तो जस्ट सी के आगे सीस्तान प्रोविंस है बलूचिस्तान का और हमारा बलूचिस्तान, हाउ मच देयर क्लोज, एंड देन सी व्हाट इज लाइकली टू हैपन। इधर यहाँ पर ईरान और यहाँ पर इजराइल और अमेरिकन इन्फ्लुएंस होगा,
ईस्ट में इंडिया बैठा हुआ है। सर अब एक्सट्रीम सर वेस्ट सर में सिनेरियो थोड़ा ऐसा बनता नजर आ रहा है ना कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो फिर ईरान एक ही वक्त में कतर में भी हमला करेगा, सऊदीया में भी करेगा, ओमान में भी करेगा, वो इसराइल पे भी करेगा, वो कह रहा है फिर हम ऑल आउट जाएंगे फिर। तो ऐसी नहीं, सूरत है फिर। उसमें जी उसमें देखें, उसमें बात ये कि ईरान ये नहीं कि मैं हमला, उसने कहा मैं अमेरिकन एसेट्स के ऊपर अटैक करूंगा। मीन्स के नंबर वन, अगर वो एयर स्पेस इन ममालिक इस्तेमाल करता है अमेरिका, तो फिर ईरान इज ऑल राइट टू यूज। नंबर टू, वो बेरी बेड़ा ले आए, क्योंकि मेरे ख्याल में वो आपको ये ईरान, सऊदी अरब ने, कतर ने, तमाम मालिक ने बहुत सख्ती से अमेरिका को कहा कि वी विल नॉट अलाउ यू टू यूज आवर एयर स्पेस फॉर अटैकिंग ईरान। नंबर वन, अगर ये नहीं करते, इवन देन इजराइल इज द मेन टारगेट पड़ा हुआ उनके पास। और जरूरी नहीं, देखिए अमेरिका चाहता ही ये कि ईरान और मिडल ईस्ट नजदीक आ रहे थे, इनको बिल्कुल अगेन दूर कर दिया जाए। अगर कहीं ईरान दो चार मारता है मिसाइल इन मालिक के ऊपर, तो इनसे रिलेशन तो स्ट्रेन हो गए, एंड दैट इज व्हाट इज डिजाइन। और फिर एक असली की दौर दोबारा शुरू हो जाएगी। वही बात होगी कि अमेरिका धड़ अपना वेपन एमुनिशन अमेरिका ईरान का वक्त रेट करके उनको पहले भी ट्रिलियन ऑफ डॉलर का वेपन एमुनिशन दे चुका है। इसी वजह से ईरान का हवा क्रिएट किया। ईरान विल नेवर अटैक मिडल ईस्ट, लेकिन ये इन्वायरमेंट ऐसी क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये चाहते यही हैं कि किसी तरीके से भी ईरान को खत्म करें, वीक करें, उसके ऑयल पे कब्जा करें, हुकूमत पे कब्जा करें। पाकिस्तान अंडर थ्रेट है। देन नेक्स्ट टारगेट शुड बी, आप देख लेंगे कौन बनता है इस रीजन के अंदर, व्हाट इज गोइंग टू लाइक टू हैपन। इंडिया हॉस्टाइल, इधर इजराइल गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड, ईरान हॉस्टाइल, इधर अफगानिस्तान। So see what is going likely to happen to Pakistan. इसलिए पाकिस्तान नॉट ओनली कि ईरान की सपोर्ट में डेफिनेटली वी आर डूइंग इट, बट हमारा अपना इंटरेस्ट भी है कि किसी हालत में यहाँ पर ये इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान ने लास्ट टाइम भी सपोर्ट किया, अभी भी सपोर्ट किया, और आई एम श्योर पाकिस्तान कई बैक चैनल से अमेरिकन से बात भी कर रहा होगा, सऊदी अरब भी बात कर रहा होगा। डोंट गो फॉर, जब आपने उनके न्यूक्लियर एसिड खत्म कर दिए, आपने उनका काफी नुकसान कर दिए, देयर इज नो प्लॉजिबल रीजन। आपने गवर्नमेंट चेंज करने में फेल हो गया, आपने रॉयट्स करवा दिए, अंदर इतना जाल फैला दिया, वो भी कंट्रोल कर लिया। लेकिन वही से मेरे नजदीक इंटरनेशनल लॉ कोई कानून नहीं है। आई डोंट बॉदर अबाउट यूनाइटेड नेशन, मेरा अपना कानून है, मेरे अपने डिसीजन है, एंड आई नॉट पुश टुवर्ड एनीबॉडी एल्स। तो जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। जो वो करे, आप वेनेजुएला में देख लें कैसे वो करके गया, हर जगह तैयार बैठा हुआ है। इवन वो हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए सर, और यकीनी तौर पर जैसा आप कह रहे हैं हम बिल्कुल तैयार होंगे। हमारी डिप्लोमेसी भी चल रही है, हमारी दीगर तैयारियां भी हैं, और हमारी जो पोजीशन है उससे हम डिविएट भी इंशाल्लाह ताला नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत में बड़े अच्छे अच्छे सुनहरे सुनहरे ख्वाब नज़र आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो है वो उन ख्वाबों से तालमेल नहीं खाती। वजह क्या है, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। एक बार फिर खुशामदीद प्रोग्राम में, और पाकिस्तान की मईशत बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल उन ख्वाबों की अक्कासी हमें इस वक्त करती नज़र नहीं आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो ये बता दिया गया हमें कि माशाअल्लाह हमारी जो ग्रोथ है वो 3.7 तक जाने वाली है, और दूसरी तरफ जो शरह सूद है वो भी बरकरार है, टैक्स रेट हाई है। सवाल ये नहीं है कि लोग आ क्यों नहीं रहे पाकिस्तान में, सवाल ये है कि लोग पाकिस्तान में पैसा लगाने आए क्यों। इतना ख़तरनाक किस्म का जो हमने टैक्स रेट रखा हुआ है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उस पर कोई इक़दाम हमें अभी नज़र नहीं आ रही। तो हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो बड़ी तरक्की कर रही है। तो ये बताएं कि स्टॉक मार्केट का और एक आम आदमी का क्या तालमेल है, क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि वो तो सुन रहे हैं कि बाहर से पैसा आ रहा है, गैर मुल्की पाकिस्तानी हैं या गैर मुल्की लोग हैं, वो पैसा लगा रहे हैं और वो पैसा लेके जा रहे हैं, यहाँ उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद साहब, देखिए, एक मैक्रो स्टेबिलिटी, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में कीमतों के बढ़ने की शरह में एक नुमाया कमी आई।
इस वक्त जो स्टेट बैंक, जिसने आपने आज जिक्र किया मॉनेटरी पॉलिसी का भी, उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान में 5 से 7% की जो शरह महंगाई है, यानी कि महंगी होने की जो रफ्तार है महंगाई की, वो इस साल रहेगी, विच इज फार लेस देन वेयर वी वर 29%, 24%, 12% हम ये देखते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान में एक जो बैरूनी खसारा है वो थोड़ा संभल गया है, दो ओवर द लास्ट 6 months इंपोर्ट्स फिर 12% बढ़ी हैं और एक्सपोर्ट्स 6% कम हुई हैं, और उससे तिजारती खसारा फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने एक हैवी डोज ऑफ टैक्सेशन की है इस स्टेबिलिटी को अचीव करने में, जिसका मतलब ये है 54% हायर टैक्स रेट है ऑन द कॉर्पोरेट सेक्टर। जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो 35-38% पे चला गया। आपकी तरह के लोग जो कि हाई इनकम अर्नर्स हैं, बहुत अच्छे एंकर्स हैं पाकिस्तान के, अब मुझे फंसा दें आप। they're paying that kind of thing। इसी तरह एनर्जी पे मल्टी लेयर्ड टैक्सेस हैं, एनर्जी की कॉस्ट रिकवरी करने के लिए कीमतों में तब्दीली, ये सब चीजें वो मैक्रो स्टेबिलिटी हैं, जो एक हार्ड वन मैक्रो स्टेबिलिटी है। जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो ट्रेड कर रही थी डिफॉल्ट लेवल्स पे 2023 में, जब $3.5 अरब के ज़खायर थे, जो आज $16 अरब के करीब चले गए हैं। ये सारी रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट हो गई है। फॉरेन कंट्रीज ने $12.5 अरब सालाना की बुनियाद पर रीप्रोफाइल कर दिया, यानी कि वापस नहीं लिया, वो मौखर कर दिया है। इसी तरह कमर्शियल बैंकों से कुछ लोन जो है वो वापस करने की गुंजाइश पैदा हुई है, और IMF की वजह से मल्टीलैटरल्स के लोन जो हैं वो बढ़ गए हैं। पर जो आम आदमी है, अगर तो उसने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, 2.5 लाख इन्वेस्टर था, अब 4 लाख के करीब है, थिन मार्केट है, अभी भी बड़ी ट्रेडिशनल मार्केट है। अब ये जो ट्रेडिशनल मार्केट है ना, ये आपको बता देती है कि पाकिस्तान में कारोबार क्या है। बैंक्स हैं, सीमेंट है, शुगर है, टेक्सटाइल है, यही है ना, फर्टिलाइजर है, गैस कंपनीज हैं, ये है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट। तो कोई नई इनोवेशन या नए एंटरप्रेन्योर्स का आना, वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने ना कभी किया है, बिकॉज कोई ग्रोथ पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है, ग्रोथ स्ट्रेटजीज बहुत सी। डॉक्टर साहब यही रुकिएगा जरा, अब ये जो आपने कहा ना, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क भी नहीं है, वही चंद चीज़ें हैं जिसमें कि हमारी मईशत, हमारी स्टॉक मार्केट चलती है। अब इस वक्त जो स्टेबिलिटी, मैक्रो स्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, और जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, अगर इसमें से हमारी खासी को और इस वक्त पाकिस्तान की इंटरनेशनल पोजीशन को निकाल के साइड पे रख दें, तो हमारे पास क्या बचता है? क्योंकि हम जैसे ही ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ अगर सफ़र शुरू करते हैं, तो हम तिजारती खजाने में फंस जाते हैं, वही मसाइल शुरू हो जाते हैं हमारे जो पुराने। तो मेन की पॉइंट यही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल पोजीशन है, उसने ये मैक्रो स्टेबिलिटी जो है इसको संभाला हुआ है। IMF एंगेजमेंट, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात, अच्छी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, चाइना के साथ गुड रिलेशंस, डिफेंस पैक्ट विद सऊदी अरेबिया, UAE के साथ आगे बातचीत, ये सब वो चीजें हैं जो एक टेल विंड्स हैं। तेल का $60-65 पे होना, ये बहुत बड़ी टेल विंड है, वरना तो अगर $90 का तेल होता तो पाकिस्तान की इंपोर्ट जो है वो इस वक्त इतनी बढ़ चुकी होती कि हम फिर मुश्किल में आ जाते। आपने बहुत ही ठीक बात सामने रखी है। पर इन सब का फायदा उठाते हुए वक्त ये है कि जो रियल इंडिकेटर्स हैं, फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स का तो मैंने जिक्र कर दिया, सीमेंट की सेल भी बेहतर है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर नेगेटिव थी पूरे साल, इस साल पहले 5 माह में हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है, मेरे ख्याल है 5-6% बढ़ी है। अब ये वो मुहर्रिकात हैं जिनको असल डिटेल में जाएंगे, जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है, हमने पहले डिस्कस किया। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी बताने से पहले डॉक्टर साहब जरा गवर्नर स्टेट बैंक की गुफ्तगू सुन, छोटी सी, जरा वो सुन ले फिर बताइए। वो तो ऑलरेडी पिकअप कर चुकी है। जो हमने पॉलिसी रेट रिड्यूस किया है स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2024, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो टाइम लैग के साथ आता है, तकरीबन 6 से 8 क्वार्टर लगते हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अप्रैल 2025 से ऑनवर्ड कंसिस्टेंटली पिछले 8 महीनों के अंदर जो है वो उसमें मुसलसल इजाफा होता आ रहा है, और ये इजाफा पिछले महीने जो है दिसंबर के अंदर ये 10% से ऊपर चला। हमारी एग्री आउटपुट जो है वो अब बेहतर इस साल में होती नजर आ रही है, 1.6 से 3.7% GDP ग्रोथ हो गया। तो ये पहले क्वार्टर की बात है, लेकिन जब हम दूसरे क्वार्टर को देखते हैं, या अभी जो करंट ऑनगोइंग क्वार्टर है या फ्यूचर आउटलुक है, तो इसमें हमें ये नजर आता है कि ये एक्टिविटी मजीद पिकअप करती नजर आ रही है। डॉक्टर साहब जरा इस सिंप्लीफाई कीजिए कैसे ये एक्टिविटी नजर आ रही है, जबकि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो अपनी जगह बरकरार है, जो हमारा टैक्सेशन रेट है वो अपनी जगह बरकरार है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसकी मैंने बात की वो अपनी जगह है। तो ये कैसे नजर आ रहा है, जरा सिंप्लीफाई कीजिएगा इसको।
सो मैक्रो स्टेबिलिटी जो है इसने थोड़ी सी जैसे कहेंगे डाउनवर्ड ट्रेंड, यानी कि जो आउटपुट कम हो रही थी उसको थोड़ा सा बढ़ाया है। फ्लड्स का वो इम्पैक्ट नहीं आया। मसूद साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, राइस भी ठीक है, मेज भी ठीक है, कॉटन भी ठीक है, पाकिस्तान की वीट भी ठीक आ रही है। सो फ्लड का इम्पैक्ट नहीं आया, इसलिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी है। पर पाकिस्तान का जो असल मसला है वो अपनी जगह खड़ा है। एनर्जी सेक्टर आज भी वही रिफॉर्म मांगता है। अभी भी हम कम से कम 400 अरब 500 अरब का लॉस करेंगे। पाकिस्तान की जो इस वक्त की इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है, हमने इतनी कोशिश की है, मैं बार बार कहता हूं कि ये एम्बियंस ठीक करने से आएगी, लोगों से पैसे मांगने से आएगी नहीं। एफडीआई से ज्यादा इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है। 13.8% है पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी। जिन मुल्कों की हम बात करते हैं, चाइना वगैरह 25 से 30%, ईस्ट एशिया 25 से 30%। सेविंग्स रेट बहुत लो है। क्यों लो है? क्योंकि ना हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर 5-6 बच्चे होंगे और उसको कंपेयर करें 2 बच्चों की फैमिली से, तो आप सेविंग्स कर ही नहीं सकते। इसीलिए जो कंजम्पशन है, हाउस होल्ड कंजम्पशन 94% पे है। ये वो असल चीजें हैं जिनके बगैर ग्रोथ नहीं हो सकती। और आखिर में ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी भी बहुत कमजोर है और 2 करोड़ 10 लाख बच्चा स्कूलों से भी बाहर है। मैल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, एचडीआई लो होना, ये सब वो मुहर्रिकात हैं जो ग्रोथ पॉलिसी बनाते हैं। पाकिस्तान आज तक जिसे कहेंगे ना स्टेबिलिटी या स्टैग्नेशन में तो जाना सीख जाता है, जिसका मतलब है 24 में आईएमएफ, अगर आप आईसीयू के डॉक्टर के पास 24 बार जाएं तो मैं आपसे पूछूंगा तो ना कि भाई आपने क्या जिंदगी में ठीक नहीं किया। हमने अपने खर्चे 7% ऑफ जीडीपी इतने किए कि 7% ऑफ जीडीपी का खसारा करते थे खर्चे और एक्सपेंडिचर में। एनएफसी नहीं किया। आज तक सूबों को इनकम सपोर्ट भी हम चलाते हैं फेडरल लेवल पे, सब्जेक्ट है प्रोविंशियल। खुद सोचिए इस बात को। इसी तरह जो सब्सिडीज का निजाम है उसको ओवरऑल नहीं किया। पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर जो है, अभी भी मैं ये कहता हूं कि वफाक वो काम ना करे जो उसके सब्जेक्ट नहीं है। 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो डिवॉल्व करने। ये है ग्रोथ पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान। जब तक हम अपनी जुजियात में जाके फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स को ठीक नहीं करेंगे, कारोबार प्रोडक्टिव नहीं होगा। हमारा जो छोटा काश्तकार है ना, वो अपने बड़े काश्तकार से आधी प्रोडक्टिविटी देता है इन टर्म्स ऑफ यील्ड्स। अब लॉजिस्टिक का ये हाल है कि फार्म टू मसूद के घर जब चीजें आती हैं, लेट्स से वेजिटेबल चलती है, 10 से 30% जाया हो जाती है। ये सब वो चीजें हैं जो पाकिस्तान को एडिशनली टू इलेक्ट्रिसिटी, ओवर रेगुलेशन कमजोर करती है कंपेटिटिवनेस को। जब तक डेप्थ में जाके ये स्ट्रक्चर और बिलीव करेंगे कि यार ग्रोथ पॉलिसी तो लिखी है पाकिस्तान की, मैं इधर उधर की ग्रोथ स्ट्रैटेजी जरूर देखता हूं, ग्रोथ पॉलिसी इज समथिंग टोटली डिफरेंट, वेयर यू स्टार्ट थिंकिंग कि आप पाकिस्तान के जो इंडोज यानी कि विद इन जो ग्रोथ फ्रेमवर्क्स हैं उनको कैसे ठीक करना है। ये ठीक बात है कि आप माइंस एंड मिनरल से $1-1.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे 2-3 साल में, पर दैट डजंट चेंज पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम की स्टोरी, विच इज अ डिफरेंट स्टोरी। अगर हाउस होल्ड सर्वे 22% अनएम्प्लॉयमेंट बता रहा है, 22%, और एक और लेबर फोर्स जो है वो 7% बता रहा है, चले मैं इन दोनों को ही ले लेता हूं समवेयर इन बिटवीन, तो आपको मालूम है कि बहुत जो लोग एंटर करते हैं, 25 लाख यंग लोग एंटर करते हैं जॉब मार्केट को। जो ग्रोथ अगर 3% होती है तो हार्डली 10-12 लाख लोग जो हैं नौकरियों पे जाते हैं। और नौकरियां भी क्या हैं? लो पेड नौकरियां हैं। जी डॉक्टर खाका नजीब साहब, यहाँ पर गुफ्तगू को रोकते हैं क्योंकि वक्त कम है और इस पर फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते में बैठेंगे और तफसील से बात करेंगे, क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम में जिन पॉलिसी फ्रेमवर्क का आप जिक्र कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर उसमें डिस्कस हो रहे होंगे और हमने जो तजुर्बात किए उससे हमें आगे निकलने की ज़रूरत है। देखना होगा कि किस तरह से पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की में इकनॉमिकल ग्रोथ जो है उसकी जो दावे किए जा रहे हैं वो हकीकत का रंग इख्तियार करेंगे। इस पर को बहुत थोड़ा हम समझेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाका नजीब साहब। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।